हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंकिंग का जो है कमर्शियल बैंक के टाइप्स की शुरुआत करी थी, जिसमें पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और रीजनल रूरल बैंक की डिटेल में चर्चा करी थी। आज जो है वो हम लोग करने वाले हैं फॉरेन बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, जो कि नॉन शेड्यूल बैंक कोऑपरेटिव बैंक है और शेड्यूल बैंक में आता है फॉरेन बैंक। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, है ना, क्लास में और देखते हैं क्या होता है ये बैंक। उससे पहले बेसिकली जानिए कि नेट वाला भैया पे टोटल का टोटल आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे टोटल जितनी भी क्लासेस यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 की सारी क्लास यहाँ फ्री कराई जाती है इस चैनल पे, है ना। तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, प्लस इस जगह पे फॉलो कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये बटन पे जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है आगे आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें। इसके साथ साथ आप जो है व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेरी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं बैंकिंग के, है ना। आज हम कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लेक्चर नंबर 5। चलिए तो शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए कि फॉरेन बैंक्स क्या होता है। बेसिकली अगर फॉरेन बैंक की बात करें तो फॉरेन बैंक वो बैंक होता है जो फॉरेन से आता है, यानी कि विदेशों से आया होता है ना। उसका मेन हेड ऑफिस जो होता है वो विदेशों में होता है और उसके ब्रांचेस जो है वो इंडिया में ओपन किए गए हैं। तो फॉरेन बैंक क्या हो गया, यही हो गया, है ना। किसी एक देश का बैंक किसी दूसरे देश में अगर ब्रांच खोल रहा है तो उसको फॉरेन बैंक कहा गया है। ठीक है जी। तो आइए क्या कह रहा है, देखिए फॉरेन बैंक के बारे में करा। अब फॉरेन बैंक इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंटरनेशनल बैंक है दैट इज obligated to follow the regulations of both the home and the host countries। ये बात बिल्कुल सही है कि इसको दोनों रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, जो उसकी होम कंट्री है यानी कि सेम वाला घर वाला कंट्री, और होस्ट कंट्री जो जहां पे वो चला रहा है बैंक। तो दोनों कंट्री का रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इंटरनेशनल बैंक होते हैं ना, उसको फॉरेन बैंक कहते हैं। बिकॉज द फॉरेन बैंक लोन लिमिट्स आर बेस्ड ऑन द पेरेंट बैंक कैपिटल। तो जो पेरेंट्स बैंक कौन हो गया? पेरेंट बैंक वो बैंक हो गया जो फाइनली फॉरेन में होता है, जो हेडक्वार्टर होता है। तो उसके बेस पर उसके लिमिट्स होते हैं। एंड फॉरेन बैंक कैन प्रोवाइड मोर लोन्स देन दी सब्सिडी बैंक। तो जो फॉरेन बैंक जो है वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करा सकता है किसको छोड़कर? सब्सिडरी बैंक को छोड़कर। तो सब्सिडरी कौन? उसी का जो पार्ट है उसने जिसको अडॉप्ट किया है ना जी। तो कह रहा फॉरेन बैंक्स आर इन प्रेजेंट इन इंडिया आइदर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस और एज ए ब्रांचेस। तो फॉरेन बैंक कैसे प्रेजेंट है इंडिया में? या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के तौर पर या फिर ब्रांच के तौर पर। कह रहा अब बैंक में चूज टू ओपन फॉरेन बैंक ब्रांचेस टू मीट द नीड्स ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कस्टमर। तो भैया ये बैंक ऐसे एक बात बताओ, फॉरेन बैंक क्यों खोलना चाहिए दूसरे जगह पे? ताकि उसके जो कस्टमर है हर जगह वो क्या कर सके, आपके ब्रांच को विजिट कर सके, उसकी बेनिफिट ले सके, उसका नीड फुलफिल कर सके जी। तो कह रहा था ब्रांच फॉर्म ऑफ प्रेजेंस which means that the foreign bank has its physical branch in India। तो ब्रांच का फॉर्म का कहने प्रेजेंस होने का क्या मतलब हुआ कि जो फॉरेन का ब्रांच है वो इंडिया में प्रेजेंट है फिजिकली, है ना। कैसा? फिजिकली। सो कह रहा था सेकंड इज द प्रेजेंस थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस इन इंडिया। और दूसरा क्या है? दूसरा कैसे प्रेजेंस हो सकता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना के, कि उस बैंक को रिप्रेजेंट करने वाला का एक ऑफिस बना दिया जाए। विच आर नॉट एक्चुअली ए ब्रांच, जो ब्रांच नहीं है। एक तो कि ब्रांच खोल के रखा है, दूसरा क्या ब्रांच नहीं है, उस ब्रांच का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि उस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल रखा है लेकिन वो फिजिकल ब्रांच नहीं है। कह रहा फॉरेन बैंक्स ऑफन हैव कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप विद द डोमेस्टिक बैंक्स and provide a useful platform for foreign banks to access opportunities for foreign currency lending to the Indian corporate and financial institutions। तो भैया फॉरेन बैंक क्या करते हैं? बैंक के साथ रिलेशनशिप बना के रखते हैं ताकि क्या हो सके कि जो फॉरेन करेंसी जो है उसका लेन देन कर सके, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन दे सके, कॉर्पोरेट में भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी, है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है फॉरेन बैंक्स आर डिफाइंड एज ए बैंक फ्रॉम फॉरेन कंट्री वर्किंग इंडिया थ्रू दी ब्रांचेस। तो फॉरेन बैंक को कैसे डिफाइन किया गया कि भैया जो विदेश का में काम कर रहा है और ब्रांच कहाँ है? इंडिया में है ना। बैंक फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री वर्किंग इन इंडिया, और काम कहाँ कर रहा है? इंडिया में
थ्रू ब्रांचेस के थ्रू। कह रहा है आरबीआई हैज प्रोवाइडेड रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर अ फॉरेन बैंक टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट इन इंडिया। तो आरबीआई क्या, देखो हर बैंक का हेड तो इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई पप्पा वाला बैंक है, तो वो भी क्या फॉरेन बैंक के लिए रूल्स और गाइडलाइंस कौन बनाता है, तो आरबीआई ही बनाता है। अब देखो फॉरेन बैंक का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है, कैसे हिस्ट्री में पहला फॉरेन बैंक कौन सा कैसे आया था, आइए उसकी शुरुआत एक बार देखते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देखना है ना, हम किसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में। कह रहा है टुडेज फॉरेन बैंक्स इन इंडिया सच एज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड एचएसबीसी, ठीक है, हैव देयर रूट्स इन फाइनेंसिंग एशियाज ग्रोथ ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एचएसबीसी बैंक है ये पूरे एशिया के सबसे ग्रोथ ट्रेड जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ और ग्रोथ क्या बोलते हैं एशिया में सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने वाले बैंक हैं। कह रहा है द चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फॉर रनर ओपनड एन ऑफिस इन कलकत्ता 1858 ईस्वी में चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये दोनों जो है वो 1858 में ऑफिस इनका ओपन हुआ था, कहाँ, इंडिया में। आफ्टर रिसीविंग द रॉयल चार्टर्ड फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया, तो जो रॉयल चार्टर्ड क्वीन विक्टोरिया के से रिसीव हुआ था उसके बाद इस बैंक की स्थापना हुई थी 1858 में। कह रहा है द हांगकांग एंड द संघाई बैंक कॉर्पोरेशन एचएसबीसी बैंक which had branches in pre-independence India, तो एचएसबीसी का ब्रांच जो था प्री इंडिपेंडेंस से पहले भी था इंडिया में, took a significant inorganic step in 1959, क्या एक inorganic step लिया 1959 में when it acquired the erstwhile mercantile bank of India। तो भैया जब इसने एक्वायर कर लिया किसको, मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया को। उसके बाद बोल रहा था कंटेम्पेयर डी एस्कॉम्टे डी पैरिस, नाम देख लो इनका, which would be later become one of the entities that would be a BNP Paribas and began operations in Calcutta 1816, 1860 में operations अपना स्टार्ट किया and represented the French as a country's second largest banking presence after British। तो ये क्या रिप्रेजेंट किया फ्रेंच एज ए कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट बैंकिंग प्रेजेंस की ओर। Major American banks were prohibited by law from operating outside United States at that time। तो बोला भाई साहब जो मेजर अमेरिकन बैंक्स थे वो प्रोहिबिटेड था, कानून के द्वारा ही मना किया गया था कि भैया आपको ऑपरेशन जो है यूएस के बाहर नहीं करना है। द रिलैक्सेशन दिस लॉ paved the way of American banks to expand globally in the early 20th century। अर्ली 20th सेंचुरी में यूएसए के बैंक को लॉ कानून के द्वारा बोला गया कि भैया ठीक है अब आप क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन मिल गया आप बाहर जा सकते हैं। बात समझ में आ गई जी सर। उसके बाद सिटी बैंक जो था 1902 में आया, देखो कह रहा सिटी बैंक द नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एज इट वाज नोन एज द टाइम एंटर्ड इंडिया इन 1902। तो सिटी बैंक कब आया इंडिया में 1902 में। and JP Morgan which had ambitions to enter India as a 1902 did so in 1922। उनका पर्पस जेपी मॉर्गन क्या था 1902 एंड वो हुआ 1922 में थ्रू एन ऑनरशिप स्टेक इन कलकत्ता मर्चेंट बैंकिंग फिल्म एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड। तो इसमें 1922 में उन्होंने क्या किया, ऑनरशिप स्टेक लिया। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि भैया कौन कौन जो है वो एलिजिबल है, कितना रुपया लगाने में एलिजिबल है। एक मिनट रुकिएगा, टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है देख लेते हैं ना, आइए। कह रहा बैंक मस्ट अडेयर टू द बेसल स्टैंडर्ड्स मैंडेट कैपिटल एडिक्विटी रिक्वायरमेंट्स। देखो बेसल नॉर्म्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, बेसल नॉर्म्स है ना, ये हर कोई फॉलो करता है। हर बेसल नॉर्म्स बेसिकली एक कमेटी है जो जारी करती है, ऐसा ना, बेसल कमेटी, और उनका नॉर्म्स जो है पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो आरबीआई इसको फॉलो करती है, तो भैया भाई इसको भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वही कह रहा है देयर इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल फॉर अ फॉरेन बैंक टू ऑपरेट इन इंडिया। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या है, अ फॉरेन बैंक मस्ट हैव 500 करोड़ रुपीस टुवर्ड्स कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे 500 करोड़ रुपया होने चाहिए किसी फॉरेन बैंक के साथ। बात समझ में आया जी सर। दे शुड कीप CRAR एट मिनिमम 10% कैपिटल एडिक्विटी रेशियो, ठीक है, उसको बोलते हैं CRAR, है ना,
मिनिमम कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। फॉरेन बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट इन इंडिया 40%। अब देखो जो प्रायोरिटी सेक्टर क्या हुआ, वो सेक्टर जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भैया इसको पहले लोन दो फिर किसी और को बाद में लोन दो, तो इंडिया के लिए वो फॉरेन बैंक के लिए कितना है, वो 40% है कि पहले 40% लोन देंगे आप प्रायोरिटी सेक्टर को, बाद में आप किसी और को दे सकते हैं। तो ये हो गया। फिर देखिए फर्दर मोर द फॉरेन बैंक्स मस्ट अडहेयर टू द अदर नॉर्म्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अदर कोई और नॉर्म्स है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चार चीजें क्या क्या एलिजिबिलिटी है फॉरेन बैंक के लिए कि 500 करोड़ का होना चाहिए कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, सीआरआर जो है, सॉरी सीआरआर बोल रहा हूं, सीआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10% होना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो लोन है 40% तक पहले देना पड़ेगा, और उसके साथ आरबीआई का गाइडलाइन है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। आइए अब देखिए बोल रहा है ऑपरेशंस कैसे स्टार्ट हुआ, कह रहा था फॉरेन बैंक्स कैन डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन इंडिया, अलग अलग मोड है फॉरेन बैंक्स का, as mentioned the above branch or subsidiary mode which is known as wholly owned subsidiary, they can either start the bank branches in the initial setup or later convert into wholly owned subsidiary branches to functions wholly owned subsidiary, there are several factors to be met। बोल रहा भाई साहब देखो ऊपर हम लोग बता ही दिए ना आपको कि दो तरीके से ब्रांच खुलता है, एक तो पूरा का होली ओन्ड सब्सिडरी ब्रांच है, दूसरा क्या है कि ब्रांच नहीं है उसका एक सेटअप खोल दिया, बोल रहा भाई साहब उसका क्या है ऑपरेशंस वहीं से चलाना है, तो एक होली ओन्ड सब्सिडरी ब्रांच, एक पूरा क्या पूरा ब्रांच नहीं माना गया। दो चीज ऊपर बताया था ना जी। अब उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होना चाहिए होली ओन्ड सब्सिडरी के लिए, तो कह रहा है प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस टू बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, तो ये बात होना चाहिए उसके साथ में कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब उसका पैसा भरपूर होना चाहिए। द बैंक मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू शो द प्रॉपर ओनरशिप, और बैंक के पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारा चीज प्रॉपर ओनरशिप होना चाहिए। बैंक मस्ट हैव द रेटेड बाय द इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी IRA के द्वारा इसकी रेटिंग होनी चाहिए। बैंक मस्ट द रिस्क मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। तो ये सारा चीज क्या है, वो सारे फैक्टर्स है जो होली ओन्ड सब्सिडियरी के लिए एलिजिबल है। अब देखिए इसका मार्केट शेयर क्या रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा फॉरेन बैंक्स अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ द टोटल ब्रांच नेटवर्क इन द कंट्री, फॉरेन ब्रांच में अकाउंट कितना है 1% से भी कम है, कितना 1% से कभी, कह रहा है हाउएवर दे अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ द टोटल बैंकिंग सेक्टर एसेट्स एंड अराउंड 11% ऑफ द प्रॉफिट। तो बोल रहा है देख कितना है 7% क्या है टोटल बैंकिंग सेक्टर एसेट्स का 7% है फॉरेन बैंक, और 11% प्रॉफिट का है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन बैंक्स इन इंडिया नीश प्लेयर, देयर बिजनेस इज यूजुअली फोकस्ड ट्रेड फाइनेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, होलसेल लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेजरी सर्विसेज। तो ये जो फॉरेन बैंक है ये सारी सर्विसेज देते हैं। एंड सम अदर बैंक्स आर कंफाइंड टू प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, कुछ अलग अलग बैंक जो बैंक है प्राइवेट बैंक वो प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट भी करते हैं। अब आरबीआई की क्या पॉलिसी है किसके बिहाफ में, फॉरेन बैंक के बिहाफ में, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़े क्या कि फॉरेन बैंक क्या, फिर फॉरेन बैंक का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर एलिजिबिलिटी, फिर ऑपरेशंस और मार्केट शेयर, और अब पढ़ने जा रहे हैं आरबीआई की पॉलिसी। तो दो चीजों पे ये बेसिकली आरबीआई ध्यान देता है, क्या क्या कह रहा है आरबीआई पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन बैंक्स इन इंडिया बेस्ड अपॉन द टू कार्डिनल प्रिंसिपल्स, रेसिप्रोसिटी एंड सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस। तो बाय रेसिप्रोसिटी मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट ओवरसीज बैंक्स आर गिवन नियर नेशनल ट्रीटमेंट इन इंडिया ओनली इफ द होम कंट्री अलाउड इंडियन बैंक्स ओपन ब्रांचेस देयर विदाउट मच रेस्ट्रिक्शन। तो भैया सीधा सीधी बोल रहा है कि भैया जैसे आप नेशनल बैंक को ट्रीटमेंट अपने बैंकों को ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो फॉरेन बैंक को भी अपने बैंक की तरह ही समझना है। तो एक तो ये बोल रहा है, दूसरा बाय सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस, बाय सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस मतलब इट मींस दैट आरबीआई अलाउ आइदर ऑफ द ब्रांच मोड और होली ओन्ड सब्सिडरी मोड इन इंडिया, दो या तो ब्रांच पूरा पूरी खोल लीजिए या होली ओन्ड सब्सिडरी खोल लीजिए, तो ये दोनों में ही चलता है इंडिया में। ये दोनों क्या है आरबीआई की पॉलिसी है। अब नेक्स्ट जो है अनशेड्यूल्ड बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होता है जहां कुछ लोग मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं और फिर जब उनकी जरूरत होती है तो फिर वो अपना काम चला लेते। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पर्सन्स belonging to the same local और प्रोफेशनल कम्युनिटी और शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट। फिर से ध्यान से दो, कोऑपरेटिव बैंक एक फाइनेंशियल एंटिटी है जहां जिसके किसी तरह फॉर्म किया जाएगा, पर्सन जो उससे बिलोंग करते हैं या सेम लोकल या प्रोफेशनल कम्युनिटी से या जो कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं उससे। पीपल हु कम टुगेदर ज्वाइंटली सर्व देयर कॉमन इंटरेस्ट often form a cooperative society under the Cooperative Societies Act। ये किसके द्वारा होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा इस सोसाइटी का गठन
होता है। व्हेन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इटसेल्फ इन बैंकिंग बिजनेस इट इज कॉल्ड ए कोऑपरेटिव बैंक। जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप को बैंकिंग बिजनेस में लेके आती है तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। एंड द सोसाइटी हैज ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिफोर स्टार्टिंग द बैंक बिजनेस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है ना। क्या सही है जी कि भैया सोसाइटी को लाइसेंस, जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है किससे, आरबीआई से, है ना जी। तो रेगुलेशन कैसे होगा देखिएगा, कह रहा है कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एमएसटीएस ऑफ 2002 एक्ट। तो किसके अंदर, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर या फिर मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 2002 में बना है उसके अंदर इसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। एंड द कोऑपरेटिव बैंक आल्सो कम अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर 2 लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड द बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। तो एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसका काम लॉ है, दूसरा जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो दो एम्बिट में आते हैं, कौन कौन सा, एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और दूसरा आपका बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। बात समझ में आया जी सर। फीचर्स क्या है, क्या क्या काम है इसका देखिएगा, म्यूचुअल हेल्प के लिए ये काम करते हैं, किसके लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए। द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू प्रिंसिपल्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प, डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑन ओपन मेंबरशिप। तो ये लोग क्या होते हैं कि 4-5 लोग मिलकर शुरू किया या 10 लोग मिलकर शुरू किया और हेल्प करने की बात करें, एक दूसरे का हेल्प किया। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, व्हाट इट फॉलो द प्रिंसिपल वन शेयर होल्डर वन वोट और नो प्रॉफिट और नो लॉस, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है इसमें। कस्टमर ओन्ड एंटिटीज होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स आर बोथ कस्टमर एंड ऑनर, दोनों होते हैं, ये कस्टमर भी खुद के होते हैं और ऑनर भी होते हैं। तो ये फीचर्स था। इसके गोल क्या है, क्यों भाई साहब ये कहा है, तो प्रोवाइड रूरल फाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए काम करता है। रिमूव द डोमिनेंस ऑफ मनी लेंडर एंड मिडलमैन। ये देखो क्या हो गया ना कि बोला भैया 4-5 लोग के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करेंगे, जिसको जरूरत पड़ेगा वो उठा के लेके चला जाएगा, उस तरह का काम कोऑपरेटिव बैंकिंग में हुआ। अब जो मनी लेंडर लोग थे उसका जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा इसकी वजह से। इट शैल प्रोवाइड क्रेडिट सर्विसेज टू एग्रीकल्चरिस्ट एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट कंपैरेटिवली लोअर रेट्स। लोअर रेट्स में जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फिर जो वीकर सेक्शन है उनको लोन मिलने लगा। क्या एम्स था, एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो लोग मिलकर शुरू किया उसका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, फाइनेंशियल पर्सनल सर्विसेज देना और किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या फिर हाउसिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। ठीक है, ये इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, गोल्स बोल सकते हो, पर्पस बोल सकते हो। अब स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स और कोऑपरेटिव बैंक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स बेस्ड ऑन देयर रीजन और ऑपरेशन। देखो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये होते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। देख रहे हो, ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है स्टेट कोऑपरेटिव, फिर होता है दीज बैंक्स ऑपरेट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं, और प्राइमरी क्रेडिट बोलते हैं दीज आर फॉर्म्स विलेज और टाउन लेवल बोरोवर और नॉन बोरोवर मेंबर्स। देखो ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज जो होते हैं ना वो बेसिक लेवल पे होते हैं, एकदम गांव लेवल पे जो शुरुआत होते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो होता है वो होता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स SCARDBC और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स PCARDBS। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए और ये शॉर्ट टर्म के लिए। और एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कह रहा है आइदर शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड यूसीबी अगेन ऑफ टू काइंड्स ऑफ मल्टी एंड दोज ऑपरेटिंग इन सिंगल स्टेप। तो भाई साहब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी क्या दो होता है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। बेसिकली इतना ही याद रखना है कि रूरल और शॉर्ट टर्म में भी होता है और जो लॉन्ग टर्म में भी होता है। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग, क्या इंपॉर्टेंस है देखियो। सबसे पहले इजी फॉर्मेशन से आराम से बन सकता है, बोर्डर रजिस्टर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स आर कंपैरेटिवली इजी कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक। नॉर्मल बैंक की तरह बहुत ज्यादा उलझने नहीं है, इजी है, रजिस्ट्रेशन आराम से करा सकते हैं। कह रहा है ग्रुप ऑफ 10 एडल्ट्स कैन फॉर्म ए कोऑपरेटिव बैंक, और 10 बोल रहा है कि 10 लोगों का ग्रुप है जो वो फॉर्म कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक को। नीड कैपिटल कितना, 25 लाख रुपए चाहिए, और किसके लिए, बेस कैपिटल 25 लाख चाहिए, और ओनली एज ए कंपेयर टू 100 देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 100 करोड़ चाहिए, लेकिन अगर आप बात करें कोऑपरेटिव बैंक की तो सिर्फ 25 लाख रुपया बेस के लिए चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्रेडिट सोर्स क्या है, कह रहा दिस बैंक एक्ट एज ए इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल मनी लेंडिंग सिस्टम। तो ऑल्टरनेटिव क्रेडिट सोर्स इसलिए है क्योंकि ये जो गांव में जो चीजें जरूरत पड़ती है ना तो वहां से लोग जो है आराम से ले सकते हैं। चीप सोर्स ऑफ क्रेडिट है, एकदम सस्ता मिलेगा, ठीक है।
इंकरेजमेंट ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स को इंकरेज किया जा रहा है भैया सेव करो और फिर आपको काम का जरूरत पड़ेगा तो ले लेना। एडवांसमेंट इन फार्मिंग, फार्मिंग के लिए एडवांसमेंट आपको मिलता है। चलिए अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा लेस कैपिटल बेस, देखो यार 25 लाख में क्या ही होता है, 25 लाख में किसको लोन दोगे आप, किसको क्या करोगे, ठीक है। तो बेस बहुत कम है। क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैव बिगन कैपिटल विद 25 lakhs मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर अ पोर्शन दैट कैपिटल एज वर्किंग कैपिटल एंड रेजिंग वर्किंग कैपिटल। तो भाई साहब 25 लाख रुपए है ही, कितना लेन कर लोगे और कितना दोगे, ठीक है। तो एक चैलेंजेस है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा आता है कि भैया ठीक है चलो उसको पॉलिटिक्स वाला बोल दिया भाई चलो इसको दे देना, इसको दे देना, ये वाला कर देना, तो वो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा आता है। वीक सुपरविजन है आरबीआई का, आरबीआई इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है स्ट्रिक्ट तौर पर, ठीक है। कमर्शियल बैंक में जैसे देती है ना वैसे कोऑपरेटिव बैंक में नहीं देती है। डुअल कंट्रोल है, किसका किसका, स्टेट वाले का भी और आरबीआई का भी, तो भैया दोनों का कंट्रोल है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ जाता है। कह रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एंड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट व्हिच पोजेस अ प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट का भी है और आपका आरबीआई का भी, तो फिर क्या होता है दिक्कत आ जाता है। दो जहां एक काम में दो लोग आया ना फिर दिक्कत आना चालू हो जाएगा, आप किसी भी फील्ड में देख लो। फिर बोल रहा है लेक ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एडवांसमेंट, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि कोऑपरेटिव लोग होते हैं 12-15 लोग मिलकर शुरू करते हैं, इनको टेक्निकली चीजें पता नहीं होती है, एडवांस नहीं हो पाते हैं सिस्टम के साथ, टेक्निकल चीजों में एडवांसमेंट नहीं आ पाती है। तो ये एक इसका चैलेंज है। डिपेंडेंस ऑन फाइनेंस, फाइनेंस पे डिपेंड रहना पड़ता है, पैसा आएगा तो काम होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओवर ड्यू लोन है ना, ज्यादा ड्यू हो जाता है लोन जो देते हैं फिर वो वापस लाने में बहुत टाइम लगाते हैं। लेस कवरेज, कम एरिया कवरेज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन बहुत ज्यादा है ना, बोलता है भाई ठीक है हमको इससे लोन दिला देंगे, हमको 200 500 1000 2000 ऐसे बिचौलिए लोग होते हैं जो काम करके चल जाते हैं। क्राइसिस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये बोल रहा है एनपीए बहुत कम होता है। क्या मेनी ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स हायर एनपीए देन कमर्शियल बैंक्स, तो बोल रहा है कोऑपरेटिव बैंक का जो एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो बहुत ज्यादा है। भाई साहब पैसा लिया लेके चल गया, दे नहीं पाया, बोला हम नहीं दे पाएंगे, क्या करें बताओ, ठीक है। तो ऐसा काम है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक और फॉरेन बैंक में फर्क क्या है, कोऑपरेटिव बैंक जो है 10-12 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं, बहुत कम मिनिमम ये होता है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और फॉरेन बैंक जो है वो विदेशों का बैंक है, वहां से आता है, 2 मोड में शुरुआत कर सकता है, या तो ब्रांच मोड में या होली ओन सब्सिडरी मोड में, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बेसिक चीज था इसमें इसलिए बहुत ज्यादा मैंने लिखा भी नहीं। कल से जो है मतलब यानी कि नेक्स्ट वीक में आपका वेंसडे और थर्सडे को आता है बैंकिंग और मंडे ट्यूसडे को आता है एचआरएम, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपको मिलते हैं थर्सडे और वेंसडे को, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।